नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज क्लास 7 संस्कृत में बात करेंगे कारकों की। क्लास की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, रीडिंग बुक है, उसमें लास्ट में परिशिष्ट दिया हुआ है। सबसे पहले वर्ण विचार है, फिर उसके बाद उच्चारण स्थान है और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं आपके कारक। तो इस वीडियो में कारक देख रहे हैं हम। कारक में आपको पूरे कारक करवा रहा हूं, इनकी पहचान बता रहा हूं, इससे आने वाले सवाल आप कैसे करेंगे वो आपको बता रहा हूं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मैं दावा ये नहीं करता कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन ये दावा करता हूं जब आप ये वीडियोस पूरे देख चुके होंगे तो फिर सवाल कहीं से भी आ जाए आपका सवाल गलत नहीं होगा। ये मैं आपको बता देता हूं अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो। चलिए आज देख लेते हैं कारक और इनमें से बनने वाले सभी सवाल। तो यहां देख रहे हैं क्लास 7 संस्कृत। आप चाहे एनसीईआरटी को, चाहे आरबीएसई को, राजस्थान बोर्ड के भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं, लेकिन होम एग्जाम चल रहे हैं। तो कारक आपके सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो कारक पढ़ लेते हैं संस्कृत में। सामान्य परिचय। सामान्यतः षट कारकाणि भवन्ति। सामान्य रूप से कितने कारक होते हैं? 6 कारक बताए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणम इति आहु कारकाणि षट। कर्तृ कारकम, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो संबोधन एक और चीज होती है जिसको कारक नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन विभक्तियों में हमें इसको देखने को मिलेगा। कर्ता कारक किसको कहते हैं? स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। क्रियायाम यह स्वतंत्र प्रधानो वा भवति स कर्ता। क्रिया आदि से जो स्वतंत्र होता है, जो प्रधान होता है, वह कर्ता होता है। यथा राम है ग्रामम गच्छति, जैसे कि राम गांव जाता है। अत्र गमन क्रिया है, राम स्वतंत्र वर्तते, यानी कि यहाँ जो जाने की क्रिया है राम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कर रहा है, तो इसलिए राम जो है कर्ता कारक होगा। और कर्ता कारक में हमेशा मुख्य रूप से तो प्रथमा होगी। यदि कर्ता कारक मुख्य है तो प्रथमा होगी, और अगर गौण है तो कर्ता कारक में तृतीया होगी। मुख्य और गौण का भी अर्थ समझ लीजिए। जैसे राम गांव जाता है, राम है ग्रामम गच्छति, तो यहां तो हो गया मुख्य कर्ता, तो ये तो हो गया राम। अब रामेण ग्राम गम्यते, तो राम रामेण ये तृतीय विभक्ति हो गई, तो राम के द्वारा गांव जाया जाता है। देखो कितना टिपिकल सेंटेंस है। राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, तो सीधे सीधे तौर पर राम गांव जा रहा है, तो यहां तो हो गया मुख्य रूप से राम, तो ये कर्ता हो गया और प्रथमा विभक्ति हो गई इसमें। अब ये रामेण ग्राम है गम्यते, राम के द्वारा गांव जाया जाता है, कितना टिपिकल है। तो यहां गौण कर्ता हो गया और इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति हो गई, ठीक है। यानी कि एक्टिव रूप से तो प्रथमा आएगी और पैसिव रूप से तृतीय आएगी। ये हो गया आपके एक्टिव, ठीक है, और ये हो गया आपके पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। अब है कर्म कारक। कर्तुर इप्सितमम कर्म है, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं। क्रिया क्लियर। अब देखो यहां यथा बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक तो यहां कर्ता हो गया, विद्यालयम गच्छति बालक विद्यालय जाता है, तो बालक जाता तो है लेकिन कहां जाता है? विद्यालय जाता है। विद्यालय के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, तो यहां ऑप्शन नहीं है तो विद्यालय उसको बहुत मस्ट हो गया है। बालक के लिए जाना जरूरी है, लेकिन केवल विद्यालय ही जाना जरूरी है, इसलिए विद्यालय मस्ट हो गया है, तो कर्म कारक यहां पर होगा। और कर्म कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन अगर कर्मवाच्य में होगा, है ना, और मुख्य में होगा तो ही द्वितीय होगी, है ना, और प्रथमा विभक्ति भी उसमें हो सकती है। अब देखो मुख्य रूप से तो प्रथमा होगी, जैसे बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, तो ये तो हो गया एक्टिव, ठीक है। बालकेन विद्यालयम विद्यालय गम्यते, ठीक है, तो बालक के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, ये हो गया आपके पैसिव, ठीक। ये क्लियर हो गया। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का आप देख लो कि कर्मवाच्य जहां होगा वहां तृतीय विभक्ति हो गई, और कर्तृवाच्य जहां होगा वहां प्रथमा विभक्ति हो गई। चलो करण कारकम, करण कारक साधकतमम करणम, जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है, उस काम में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसको हम करण कहते हैं, है ना। और करण होगा तो वो करण कारक होगा और उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होगी। जैसे श्याम है कलमेन लिखती, श्याम लिखता है, लेकिन किससे? कलम से। तो जिसकी सहायता से कोई भी काम किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई भी काम किया जाता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है, उसमें करण कारक होता है।
तो श्याम कलमेण लिखती, श्याम कलम से लिखता है। लिखने के लिए उसके पास कलम है, अगर कलम नहीं होती तो लिखता कैसे? लिखने में सबसे ज्यादा सहायक वस्तु क्या है? कलम है, तो इसलिए कलम में तृतीय विभक्ति हुई। क्लियर हो गया? क्लियर है ये चीज? ओके। और कर्ण कारक जहां होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति की पहचान मैंने आपको बताई दी। अब देखो संप्रदान कारकम, कर्मणा याम अभिप्रैति स संप्रदानम। देखो संप्रदान में क्या होता है कि दान क्रिया का बहुत महत्व है, यानी कि जब किसी को कोई दान दिया जाता है, तो जब हम किसी को कोई दान, जैसे कोई एक व्यक्ति है, ये तो दान देने वाला है, और ये दूसरा व्यक्ति है, ये दान लेने वाला है। ठीक है, ये तो दान देता है ना, और ये दान लेता है, 2 नंबर। तो दान देने वाले को जब दान देना है तो सबसे जरूरी चीज क्या हो गई? दान के लिए वस्तु की जरूरत नहीं है, यहां पर दान के लिए उस व्यक्ति की जरूरत है जिसको दान दिया जाएगा। ठीक है ना? तो दान क्रियायाम यम संबद्धुम, दान क्रिया से जो संबंध होता है बहुत ज्यादा, उसमें संप्रदान होता है। जैसे देवदत्त है भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, तो देवदत्त तो यहां हो गया 1 नंबर और भिक्षुक हो गया यहां 2 नंबर। तो देवदत्त भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, तो देवदत्त भिक्षुक के लिए, संप्रदान कारक का अर्थ होता है के लिए, यह भी आपको पता है ना। तो देवदत्त भिक्षुक के लिए या भिक्षुक को भिक्षा देता है। तो देवदत्त भिक्षा तो देता है, लेकिन किसको देता है? भिक्षुक को। अगर भिक्षुक ही नहीं होगा तो देवदत्त भिक्षा देगा किसको? तो इसलिए भिक्षा का महत्व खत्म हो जाएगा और देवदत्त के देने का महत्व भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों का महत्व बना रहे, भिक्षा का भी और देवदत्त के देने का भी, उसके लिए भिक्षुक बहुत जरूरी है। इसलिए भिक्षुक में ही चतुर्थी विभक्ति आएगी, संप्रदान लगेगा। तो जहां संप्रदान लगेगा वहां चतुर्थी विभक्ति होगी। क्लियर हो गया? तो जिसको दान दिया जाता है, जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यह बात आप क्लियर रखना। ठीक है? अब देखो अपादान कारकम, अपादान कारक, अपादान का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में, है ना, अलग, और इसका चिन्ह भी ये है, पर ये अलग होने के अर्थ में होता है। ध्रुवम अपाये अपादानम, तो देखो यहां आपसे पूछ सकता है कि ध्रुव क्या है, अपाय क्या है? तो अपाय तो मतलब होता है विभाग। क्लियर? और ध्रुव होता है अवधिभूतम। अब देखो उसको समझना, जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है या गिरा, तो फल जो है वृक्ष से गिरा। क्लियर है? लेकिन जब फल वृक्ष से गिरा, भाई ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है, अब इससे ये फल नीचे गिर गया, ठीक, तो पेड़ से फल अलग हो गया ना, तो पेड़ से फल अलग होकर के तो नीचे गिरा है। तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो उसमें आती है आपके पंचमी विभक्ति। तो फल किससे गिरा? पेड़ से, तो पंचमी विभक्ति किस में आएगी? पेड़ में। तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, तो जिससे अलग होती है, वृक्षात, वृक्ष से फल गिरा है तो वृक्ष में पंचमी आई है, फल गिरा है तो फल में द्वितीय आई है। तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। वृक्ष से फल गिरा तो वृक्ष में पंचमी आई, वृक्षात फलम पतति। यहां फल तो क्या है? फलस्य विभाग वृक्षात भवति, है ना। अतः वृक्ष ध्रुव, तो वृक्ष तो क्या है? यहां पर ध्रुव है ना। वृक्ष क्या है? ध्रुव है। और फल क्या है? उसका विभाग है। तो विभाग अलग हो गया है ध्रुव से। ठीक है? ध्रुव तो क्या चीज हो गई? स्थिर वस्तु। और अपाय क्या हो गया? अपाय हो गया उसका विभाग जो उससे अलग हो रहा है। तो फल हो गया उसका क्या हो गया? अपाय, अलग होना उसका। ठीक है? तो विभाग हो गया उसका। तो वृक्ष तो क्या हो गया? ध्रुव, यानी कि स्थिर वस्तु है, और फल हो गया उसका विभाग। तो पंचमी विभक्ति किस में आएगी? जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें आएगी, ठीक है, ना कि वस्तु में। और अपादान जहां होगा वहां हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। अधिकरणम कारकम, अब जहां अधिकरण होता है वहां अधिकरण में आधार होता है, और आधार और अधिकरणम, जहां आधार होता है वहीं अधिकरण होता है। अब देखो आधार भी 3 तरीके का होता है, पर वो अभी आपको जरूरी नहीं है, इसलिए यहां नहीं बताऊंगा। कर्तरी कर्म निष्ठा क्रियाया आधारभूतम यत वर्तते, कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ क्रियानिष्ठ जो होते हैं वो आधारभूत कहे गए हैं। यत अधिकरणम भवति, जहां अधिकरण होता है, यथा जैसे विद्यालय छात्रा पठन्ति। अब छात्र पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ कहां पे रहे हैं? वो विद्यालय। तो छात्रों के पढ़ने का आधार क्या हो गया? विद्यालय हो गया, छात्र, है ना। अब यहां क्रीड़ा क्षेत्रे छात्रा क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र में छात्र खेलते हैं। तो छात्र कहां खेलते हैं? क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं, ठीक है ना। रसोई गृहे, है ना, रसोई गृहे छात्रा भोजनम करोति या कुर्वन्ति,
ठीक है। तो यहाँ रसोई घर में भोजन करती हैं। तो जहां कोई काम किया जाता है वहां उसका आधार होता है और आधार में आपके अधिकरण कारक होता है। जहां अधिकरण होता है भाई उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर है। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति गायब है, लेकिन षष्ठी विभक्ति आपके 7th क्लास की ग्रामर में नहीं है, इसलिए अभी आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। क्लियर। तो ये समझ में आ गया। कारक आपके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये आपके कारक हो गए। उपपद विभक्तियां तो इनको रट लो आप। देखो उपपद विभक्ति कितनी है। पदम आश्रित या विभक्ति, पदों के आश्रित होकर जो विभक्ति आती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। इसका मतलब कोई भी पद होगा उसमें विभक्ति फिक्स होगी पहले से ही, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार नहीं बदलेगी, इसलिए उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उभयत है, उभयत मतलब होता है दोनों तरफ, फिक्स है, इसमें द्वितीय ही आएगी, आप इसमें विभक्ति नहीं बदल सकते। नदीम उभयत है वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों तरफ वृक्ष हैं। परितः यानी कि चारों ओर, इसमें भी द्वितीय विभक्ति आएगी। विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर प्राचीर यानी दीवार है। सर्वतः सभी तरफ, इसमें भी द्वितीय विभक्ति आएगी। ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं। प्रति यानी की ओर, पर ये रटने पड़ेंगे आपको, इनके अर्थ भी और इनमें आने वाली विभक्तियां भी। प्रति में द्वितीय विभक्ति आएगी। छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। निक्षाः समीप में, इसमें भी द्वितीय विभक्ति आएगी। विद्यालयम निक्षाः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास उद्यान है। धिक में धिक्कार करना, निंदा करना, इसमें भी द्वितीय विभक्ति आएगी। मूर्खम धिक, मूर्ख को धिक्कार है। तो देखो ये तो आप याद कर लेना, इसमें आपके द्वितीय विभक्ति आ रही है इन सब में। उभयतः परितः सर्वतः प्रति निक्षा धिक, ठीक है, इनमें सब में द्वितीय विभक्ति आएगी। सह विना अलम है ना, इनमें सह साकम सार्धम समम अलग बात है, बाकी सह विना अलम इन तीनों में तृतीय विभक्ति आएगी। सह का अर्थ सहित, विना माने अतिरिक्त या अलग होना, अलम माने वारण है ना, इसमें तृतीय विभक्ति आएगी तीनों में। विना में पंचमी भी आती है, द्वितीय भी आती है। क्लियर है। विना में, इसलिए विना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आपको आ भी सकता है। अब देखो ज्ञानेन विना जीवनम वृथा है ना, ये तो हो गई आपके कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति हो गई। अब ये ज्ञानात विना जीवनम, ज्ञान का ज्ञानात भी आ सकता है ना, ज्ञानात, ये भी सही होगा। द्वितीय भी आएगी ज्ञानम, ये भी आ सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसलिए द्वितीय तृतीय पंचमी होगी। अलम में तृतीय विभक्ति होगी। विवादेन अलम, विवाद से बस करो, ये विवाद मत करो। समर्थ में चतुर्थी विभक्ति आएगी। अगर अलम का अर्थ जहां समर्थ होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। मल्ल मल्लाय अलम, मल्लों के लिए मल्ल ही पर्याप्त है, पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आएगी। और विवाद जहां होगा, किसी को रोकना होगा, वारण माने रोकना, प्रिवेंट करना है ना, आप किसी को लड़ने से रोक रहे हैं, किसी को प्रिवेंट, किसी को घुसने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो द्वितीय विभक्ति आएगी। अगर आप किसी को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। क्लियर। अलम का मतलब ये हुआ। नमः, नमस्कार के योग में चतुर्थी ही आती है। पितृदेवाय नमः, जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी आएगी। पितृदेवों के लिए नमस्कार किया गया है तो पितृदेवाय नमः। बहि यानी बाहर, इसमें पंचमी विभक्ति आएगी। विद्यालयात बहि बालिका खेलंती, विद्यालय से बाहर बालिकाएं खेलती हैं। ऊपरी, ऊपर, इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी। वृक्षस्य ऊपरी मर्कटा क्रीडंती, वृक्ष के ऊपर बंदर खेलते हैं। अधः नीचे, षष्ठी विभक्ति आएगी क्योंकि ये भी एक तरीके से आधार सा हो गया। वृक्षस्य अधः पथिके उपविशति, वृक्ष के नीचे पथिक बैठते हैं। अंतः भीतर, इसमें षष्ठी आएगी। तो इन तीनों में षष्ठी है, बही में पंचमी है, नमे में चतुर्थी है, अलम में भी चतुर्थी आती है अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो। अंत यानी भीतर षष्ठी। विद्यालय से अंत छात्रा पठंती, विद्यालय के अंदर छात्राएं पढ़ती हैं। तो भाई ये जो उपपद विभक्तियां हैं ये सारी की सारी आपको याद करनी है। कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। संस्कृत ग्रामर आप देख रहे हैं, क्लास 7 आरबीएससी राजस्थान के एग्जाम हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उत्तर प्रदेश के हो, कहीं भी आपके होम एग्जाम हो, 9वीं के, 7वीं के, 11वीं क्लास के, सब जगह पूछा जाएगा। यूपी टेट, आर टेट, रीट है ना, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी संस्कृत, सभी जगह ग्रामर आती है आपकी। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कारक आपको मैंने बताए, आगे भी बताऊंगा इससे इंपॉर्टेंट जगह पर, इससे इंपॉर्टेंट चीज। तो फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।